हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए इंग्लिश का एग्ज़ाम बीत चुका है और साइंस का एग्ज़ाम के लिए सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। और देखिए मैं आपके सामने ये चैप्टर लेकर के आया हूँ, मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि थोड़ा सा ये एक बच्चों के लिए थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि है ना इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में बताया हूँ, क्योंकि देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी आप बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखेंगे। और ये समझ लीजिए कि एनसीईआरटी का एक निचोड़ है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का यहाँ पर जितने भी एनसीईआरटी से है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए तो देख सकते हैं, सबसे पहला है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए लाया गया है कि मेटल और ऑक्सीजन जो है वो क्या बनाते हैं। तो ये मेटल ऑक्सीजन बेसिक प्लस एम्फोटेरिक हो सकता है, मतलब कि मेटल और प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे, यानी कि बेसिकली देखिए क्या होगा ना कि मेटल जब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आएगा तो कुछ जो है कि वो या तो जो है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो जलने स्टार्ट कर देगा, और नहीं तो उसको जब हम हीट करेंगे, जैसे कि आप पहला एग्जांपल पढ़े होंगे जिसमें हम मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और हमारा है ना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा निकलता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि देख सकते हैं कि मेटल और ऑक्सीजन मिलकर के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब सारे मेटल की रिएक्टिविटी जो है कि एक जैसी तो होगी नहीं, तो कुछ कुछ जो है कि रिएक्टिव होंगे, कुछ ज़्यादा कुछ नॉन रिएक्टिव होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर Cu है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड बनाएंगे, और ये कॉपर सेकंड ब्लैक ऑक्साइड होगा, और ये एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरिक के बारे में लिखा हुआ है। देखिए ये एम्फोटेरिक, इसका मतलब क्या है कि मेटल और ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। अब मेटल ऑक्साइड क्या हो सकता है कि या तो मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक होगा, और या तो आपका मेटल ऑक्साइड क्या कलर का कौन सा नेचर का हो जाएगा, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक क्या होता है, ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर रखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम एल्यूमिनियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Al2O3 निकलेगा, जो कि हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, जो कि एम्फोटेरिक नेचर है। अब यहाँ पर चेकिंग बिहेवियर ऑफ Al2O3, आइए चेक करते हैं कि Al2O3 का बिहेवियर कि कैसे है वो। तो देखिए यहाँ पर Al2O3 HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है और वो बना रहा है AlCl3 + H2O, यानी कि यहाँ पर बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्शन किया है, और आपको पता है कि ये HCl क्या है, आपका एसिड है। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक एज अ बेस के रूप में रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ। तो आपके पास क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है, और प्लस आपका वाटर बना रहा है। वहीं अगर हम बात करें Al2O3 का, अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करा दें तो देखिए ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। ठीक, तो NaOH के साथ यानी कि यहाँ पर हम 20 के साथ रिएक्शन करा दें, यहाँ पर ये एसिडिक बिहेवियर देखिए दिखा रहा है, तब यहाँ पर आपका सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा AnAlO2 और प्लस H2, यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई थी। आगे देखते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कालीज। अब देखिए एल्कालीज कौन से होते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस जो कि क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो कहना चाह रहा है यहाँ पर सिंपल यहाँ कहना चाह रहा है कि सारे मोस्ट मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट कुछ जो होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं, उन्हीं को हम एल्कालीज कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में। हम कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेस को ही हम एल्काली कहते हैं। ठीक है ना, वाटर सॉल्युबल बेस क्या कहलाता है, एल्काली। ठीक है, अब देखिए Na2, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, और यहाँ पर जो है जो एक H2O के साथ रिएक्शन करके NaOH बना रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, और ये आपका जो है वो एक एल्काली बेस है ना, वो एक एल्काली बेस है। ठीक, क्योंकि ये एल्काली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस होगा। उसी तरीके से K2O ले लेते हैं, अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो KOH बनाएगा, जो कि भी क्या है, एल्काली है ना, वाटर सॉल्युबल बेस है। अगला देख सकते हैं, सारे मेटल जो है नहीं रिएक्शन करते ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है, तो सारे एक ही रेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। अब जैसे देख सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड है यहाँ पे, है ना, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इवन एट अ हाई टेम्परेचर पर भी। ठीक, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तो कर रहा है, लेकिन सारे नहीं कर रहे हैं। और कौन कौन से थे, तो गोल्ड और सिल्वर जो नहीं कर रहे थे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस होता है थिक ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम पे थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एनोडाइजिंग कहलाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, एनोडाइजिंग क्या है आपका, है ना, एल्यूमिनियम पे ऑक्साइड का थिक लेयर फॉर्म करना क्या है ना, ये एनोडाइजिंग है। आगे देखते हैं, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। देखिए मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, तो अगर मेटल और वाटर की बात करें तो मेटल ऑक्साइड देता है और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है।
ठीक, अब ध्यान दीजिए। और मेटल ऑक्साइड और यही मेटल ऑक्साइड वाटर में रिएक्शन करके फिर मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हम के को पानी में डाल देंगे लिक्विड में तो आपका बनेगा KOH एक्वस और H2 गैस प्लस हीट एनर्जी निकलेगी। क्योंकि जितने भी ये रिएक्शन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत ही क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम और वाटर मिल करके NaOH बना रहा है और H2 गैस प्लस हीट और एनर्जी निकालेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बात कि ऑल रिएक्शन आर सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक सो डेट द इवॉल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। अब जितने ये दोनों के दोनों जो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ये बताए गए हैं, दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो बताए गए हैं वो सारे के सारे बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, है ना। और जैसे ही हम इसको दोनों को आप पानी में डालेंगे तुरंत आग लग सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ कैच फायर। देखिए NCERT की एक एक लाइन है, ठीक है, जो यहाँ तक आ गया ना समझिए कि वो उसके भाग्य उसका बहुत अच्छा है कि वो आगे बढ़ रहा है, ठीक। जो पीछे चला गया होगा वो खुद ही उसको पता चलेगा रिजल्ट आने के बाद। अब यहाँ से कहना चाह रहा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अब देखिए तो आप देख चुके हैं यहाँ पे 2 रिएक्शन कराए, तो यहाँ पे बहुत ही क्या था, हाईली एक्सोथर्मिक था। लेकिन अगर बात करें कैल्शियम की और वाटर के साथ रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, नॉट सफिशिएंट टू हाइड्रोजन, नॉट सफिशिएंट फॉर द वायलेंट, बहुत कम वायलेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वहाँ पर हाइड्रोजन में आग लग जाए। जैसे देख सकते हैं Ca और H2O को हम जब रिएक्शन Ca और H2O का रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक, Ca और H2O का रिएक्शन कराएंगे तो आपका CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं, हम किसके नाम से जानते हैं बताइए, स्लैक लाइम के नाम से। और इसी में से पास कराया जाता है CO2, याद है। तो लाइम वाटर यही क्या होता है, लाइम वाटर क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है ना। और ये H2 गैस निकलेगा, ठीक। अब देखिए कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, देखिए बताया गया यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम डाले तो क्या लग गया, आग लग गया। लेकिन वही अगर हम बात करें कैल्शियम की तो ये फ्लोट करना स्टार्ट कर दिया गया है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, और जो बबल्स फॉर्म कर रहे थे वो इस पर क्या हो गए, स्टिक हो गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर और स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ठीक। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस वाटर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए L लिखा गया है, इसका मतलब कि ये हॉट वाटर है, क्या है, हॉट वाटर है। और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस बना रहा है आपका। वहीं अगर हम बात करें मैग्नीशियम की स्टीम के साथ तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि अलग अलग कंपाउंड निकल रहे हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए इट इज ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस। और ये भी क्या होने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, जैसा कि हमारा जो है कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा था। अब कहना चाह रहा है अगला है कि एल्यूमिनियम अगर बात करें तो ये देखिए H2O गैस लिया गया है, इसका मतलब कि एल्यूमिनियम हमारा ये स्टीम है, ठीक है, स्टीम है ना। और ये आपका निकाल रहा है Al2O3। और अब अभी आप देख कर क्या है ऊपर कि Al2O3 कौन सा नेचर का रखेगा, ठीक है, Al2O3 कौन सा नेचर रखेगा, तो ये आपका रखेगा एम्फोटेरिक। उसी के साथ साथ आपका ये इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब देखिए आयरन की बात करें स्टीम, तो दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और उसी के साथ जो है कि Fe3O4 जो है हमारा, है ना, जो आपका बेसिक ऑक्साइड है ये भी बेसिक नेचर का होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा है। अब अगर हम बात करें मेटल कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो देखिए मेटल कैसे रिएक्ट करता है, मेटल और डाइल्यूट एसिड मिल करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम और HCl मिल करके सॉल्ट और H2 गैस बना रहे हैं, एल्यूमिनियम और HCl मिल करके सॉल्ट और H2 गैस बना रहे हैं, Zn और HCl मिल करके सॉल्ट और H2 गैस बना रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस जो कि नहीं निकलता है व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, यानी कि नाइट्रिक के साथ रिएक्शन करा देंगे, हाँ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपका H2 गैस नहीं निकलेगा, क्योंकि इट इज़ बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि HNO3 जो होता है नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एंड ये H2 को ऑक्सीडाइज करके, ठीक, उसको H2 को ऑक्सीडाइज करके और H2O बना देता है, H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है। लेकिन हम बात करें मैग्नीशियम की और मैंगनीज की, अगर हम मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करें, ठीक है, तो ये जो है वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं और H2 गैस निकाल देते हैं, ठीक। जैसे देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते थे कि कौन किस प्रकार से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड या HCl लिख सकते हैं, यानी कि कॉपर आपका एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक। ये इस पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको नॉलेज दे रहा हूं मैं, ठीक है।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्वा रिजे, देखिए एक्वा रिजे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्वा रिजे क्या होता है आपका? एक्वा रिजे एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3 का, जो कि 3:1 के रेशियो में बनाया जाता है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसमें HCl 3 होगा, थोड़ा सा कम खतरनाक है, और HNO3 ज़्यादा खतरनाक है, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, इट कैन डिस्प्लेस गोल्ड इवन, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ एसिड कैन डू सो अलोन, यानी कि ये गोल्ड और गोल्ड को भी क्या कर सकता है? अपने में डिजॉल्व करा सकता है। एक्वा रिजे क्या कर सकता है? गोल्ड को भी अपने में डिजॉल्व करा सकता है, जो कि कोई और मेटल, कोई और एसिड आपके नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब बात करें, इसी को हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, ठीक, कि किस तरीके से मेटल रिएक्ट, मेटल कोई भी मेटल का जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि कोई मेटल का सॉल्ट होगा, वो मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा। जैसे कि देखिए, अब इसमें होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम देयर कंपाउंड इन अ मोल्टेन फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, जिसमें अगर आयरन डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, कॉपर वहाँ पर रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट जो है कि सॉल्यूशन है, इसमें हम आयरन डाल रहे हैं, तो वो ग्रीन कलर का हो गया। बताइए क्या है, क्या डाले, क्या निकला, ये सब बातें इस पर आपकी बन सकती हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेटल अगर कोई भी ए है और उसका सॉल्ट अगर बी है, यहाँ पे उसको बताया गया, उसी का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा आपका बी का, ठीक है, और यहाँ पर मेटल सॉल्यूशन बन जाएगा आपका ए का, और यहाँ पर निकल जाएगा आपका बी। ठीक, जैसे देख सकते हैं कॉपर अगर हम कॉपर सल्फेट में ही जिंक डाल दें तो कलरलेस हो जा रहा है। तो देखिए, दो क्वेश्चन बन सकता है, एक ब्लू सॉल्यूशन में कुछ डाल करके ग्रीन बना देगा, और एक ब्लू सॉल्यूशन में कुछ डाल करके और आपका कलरलेस बना देगा, और वहाँ पर भी दोनों केस में कॉपर डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव था। इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ कि आपके सामने टोटल यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया गया है, जिसमें ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और ये कम रिएक्टिव है, और कॉपर और HCl के साथ रिएक्शन, कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक, अब कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। देखिए, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब रखेंगे तो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करेगा, इसीलिए इसको कहाँ रखा जा रहा है? केरोसिन ऑयल में रखा जा रहा है। एंड विच गैस इज इवॉल्व व्हेन डाइल्यूट एसिड एडेड टू द रिएक्टिव मेटल एंड राइट द रिएक्शन फॉर द आयरन। अब आपको आयरन और यानी कि Fe प्लस H2SO4 का रिएक्शन यहाँ पर आपको बताना है कि क्या निकलेगा। ठीक, इसको डू इट योरसेल्फ, और आगे हम बात करेंगे मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो ठीक इसी के नीचे आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। आगे इसमें हम देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बाद हम जो देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और भी बहुत सारी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।